यस सर। सो देखो, तो हम लोग ये जो पीपीटी बनाए हैं, इट्स बेसिकली हाउ वी कैन डू इट इन शॉर्ट, बिकॉज एफआरएम का कंटेंट बहुत बल्कि है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम लोग समझें कि भाई क्या है टॉपिक्स में, कैसे क्या है, एंड इसी को लेके हम लोग को आगे चलना है। तो देखो, अपने को एफआरएम जो है, अपना जो टॉपिक है, अपने को ये समझना होगा कि इसमें बेसिकली अपने को 5 टॉपिक्स करने हैं। इसमें 5 बुक्स है, ठीक है, तो 6 टॉपिक है। तो जैसे मार्केट रिस्क आदर्श सर ले रहे, क्रेडिट रिस्क वंदिता मैम ले चुकी है, वंशिका मैम ले चुकी है, मैं ऑपरेशनल रिस्क लूंगा, एंड इसके बाद में अपना लिक्विडिटी रिस्क है, करंट इश्यूज है और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो बेसिकली 1 टॉपिक विल बी टेकन बाय आदर्श सर, 1 टॉपिक अगेन विल बी टेकन बाय वंशिका मैम, एंड 1 टॉपिक आई विल टेक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग लेवल 2 को पूरा डिवाइड किए। सो मार्केट रिस्क ऑलरेडी इट्स रिकॉर्डेड, अच्छे से उसको पूरा देख के कंप्लीट करो। मार्केट रिस्क आदर्श सर ने पूरा अच्छे से कराया है। क्रेडिट रिस्क जो है वो वंशिका झझरिया मैम ने पूरा अच्छे से कराया है, ठीक है। और अभी मैं ऑपरेशनल रिस्क करा रहा हूं, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल टॉपिक है ये वाला, ठीक है। क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल रिस्क एंड रेसिलियंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल रिस्क एंड रेसिलियंस। बेसिकली ऑपरेशनल रिस्क होता क्या, पहले अपने को ये समझना होगा, व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। आई जस्ट टेल यू अ ब्रीफ। तुम एक कॉपी वगैरह लेके बैठना, तो मैं नोट्स वगैरह लिखवाते रहूंगा तो सही रहेगा, ठीक है ना। सो बेसिकली अपना ये जो है पार्ट 3 में अपना टोटल में, मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला तो सही रहेगा। अपना जैसे ये जो है ना, अपना टोटल में अगर तुम देखते हो, इसमें लगभग 42 से चालू होता है, ठीक है। सो 42 से चालू होके अपना ये काफी मोटा बुक है, बट अपने इसको अच्छे से कर लेंगे। सो 42 से चालू होके देर आर अराउंड 24 रीडिंग्स है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली इसमें क्या है ना, अपने को ऑपरेशनल रिस्क समझना होगा। देखो बिजनेस में क्या होता है, अपने फाइनेंस समझते हैं, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फ्लोर एफिशिएंसी। और वो फ्लोर एफिशिएंसी कैसे आता है, वो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट से आता है, ठीक है। सो ऑपरेशनल रिस्क क्या है, पहले इसको समझते हैं। बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉस। क्या चीज का है? बोलते हैं इट्स द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस। जैसे मैं तुमको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। इट्स बीन क्लोज टू 10 years कि मैं अपना बिजनेस मैनेज कर रहा हूं। ऑपरेशनल रिस्क क्या है, जैसे समझो, मैं तुमको समझाता हूं। जैसे छोटे लेवल पे ऑपरेशनल रिस्क कि भाई किसी को जाना था लेवल 2 का बुक, बट उसको लेवल 1 का बुक चला गया। सो दिस इज ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है ना। अब जैसे एक ट्रेडिंग फर्म के बारे में सोचो कि भाई तुमने डेस्क पे किसी को ट्रेडिंग के लिए बैठाया है, एंड वो गलत ट्रेड मारता है, ठीक है ना। सो बेसिकली ऑपरेशनल रिस्क क्या है? पीपल के वजह से, प्रोसेस के वजह से, सिस्टम के वजह से, या फिर एक्सटर्नल इवेंट के वजह से जो अपने को नुकसान होता है, या फिर जो नुकसान का अपने को रिस्क होता है, ठीक है। सो ऑपरेशनल रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉस। क्या चीज का रिस्क है? नुकसान का रिस्क है। कैसे होगा? इनएडिक्वेट और फेल्ड। इनएडिक्वेट मतलब या तो तुम्हारे जो प्रोसेस है, या फिर जो तुम्हारे पीपल है, सिस्टम्स है, वो इनएडिक्वेट है। मतलब कि या तो तुम्हारे लोग उतने एफिशिएंट नहीं है, या फिर तुम्हारा सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता है, अगर सिस्टम में एफिशिएंसी ढंग से नहीं होगा ना, तो तुम्हारा मिसमैनेजमेंट होगा। मिसमैनेजमेंट होने से तुमको नुकसान होगा, ठीक है। सो या फिर मान लेते हैं कि कोई एक्सटर्नल इवेंट है। गरिमा, यू डिडंट से दैट यू आर अटेंडिंग द क्लास, व्हाई डिडंट यू रिस्पॉन्ड इन द ग्रुप? मैं सब लोग को बोलूंगा आज, मैं सबको बोल दूंगा, सब लोग को लाइव क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस से ज्वाइन की हूँ। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। सो इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल, सिस्टम्स और एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको डेफिनेशन ही आपको पूरा ऑपरेशनल रिस्क। देखो इसका जो पहला चैप्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पहला चैप्टर जितना अच्छे से पढ़ लेता है, तुम्हारा पूरा प्रोसेस एकदम इजी हो जाता है। बिकॉज फिर इसके बाद में एक चैप्टर है रिस्क आइडेंटिफिकेशन पे, एक चैप्टर है रिस्क असेसमेंट पे, एक चैप्टर है रिस्क मिटिगेशन पे, एक चैप्टर है रिस्क मॉनिटरिंग में। तो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स है। पहला कि आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। आप रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हो?
ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू करते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है आपको बहुत सारा, ठीक है, आपको बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, आपको इंटरव्यूज लेने हैं अपने एम्प्लॉइज के, आपको देखना पड़ेगा कि आपके वेंडर, जैसे ऑपरेशनल रिस्क में बहुत सारे चीज आते हैं। जैसे आज हम लोग कुरियर करते हैं, हम लोग का ऐसा समझो कि ऑपरेशनल रिस्क मेरे लिए क्या है कि भाई मेरे किसी एम्प्लॉई ने कोई एक कोर्स लिया है, फॉर एग्जांपल उसने FRM लेवल 1 का कोर्स लिया है, बट उसको लेवल 1 लेवल 2 दोनों का की चला गया है। तो लेवल 2 का की चला गया, बच्चा भी मेरे को बताएगा नहीं, बच्चा क्या करेगा 6 महीना बाद उसको एक्टिवेट कर लेगा, तो उस केस में हमको नुकसान हो जाएगा। सो ऑपरेशनल रिस्क बहुत बड़ा एक स्कोप है जिसको अपने को पूरा अच्छे से समझना है, ठीक है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू असेस करना है फिर आपको कि कितना नुकसान हो सकता है आपको, रिस्क छोटा है कि बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा बड़ा ट्रेडिंग फर्म्स में ऑपरेशनल रिस्क की वजह से बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा आपके कंपनी में पैसा का इनफ्लो आया, क्रेडिट आया, आपने उसको डेबिट कर दिया। सो बेसिकली ऐसे करके ऑपरेशनल मतलब लोगों की वजह से आप पहचानोगे कैसे कि ऑपरेशनल रिस्क है, हाउ विल यू क्लासीफाई, या तो प्रोसेस में कोई फॉल्ट है, या फिर सिस्टम में कोई फॉल्ट है, या फिर लोगों में कोई फॉल्ट है, या फिर एक्सटर्नल इवेंट की वजह से जो नुकसान होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। रिस्क असेसमेंट मतलब क्या होता है, आपको एनालाइज करना होगा प्रोबेबिलिटी एंड सेवेरिटी यूजिंग टूल्स लाइक सिनेरियो एनालिसिस एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मेरे प्रॉफिटेबिलिटी के 5 फैक्टर्स है। एक है कि मैं एक स्टूडेंट से कितना चार्ज करता हूं, मेरे कितने स्टूडेंट्स है, मेरा कितना फिक्स कॉस्ट है, कितना वेरिएबल कॉस्ट है, मेरा कितना टैक्सेशन लगता है, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी सारे फैक्टर्स हैं मैं सबको एडवर्स डायरेक्शन में शॉक कर रहा हूं एक एक करके। सेट्रिस पैरिबस कीपिंग अदर फैक्टर्स, मतलब बाकी सब फैक्टर सेम रहेंगे। मैं सोचता हूं कि भाई अगर इस साल मेरे को 30% कम एडमिशन्स आएंगे तो क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगा, क्या मेरा प्रॉफिट स्ट्रक्चर होगा। उस तरीके से हम सबसे सेंसिटिव फैक्टर्स निकालेगा और उस पर एकदम खासा ध्यान देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। सिनेरियो का मतलब क्या होता है, मैं बहुत सारे सिनेरियोज डेवलप करता हूँ, जैसे कि भाई अप डाउन, मार्केट ऊपर नीचे, मार्केट ऊपर मेरा 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 सेल्स भी ऊपर, मेरा सेल्स नीचे, मार्केट नीचे, मेरा सेल्स ऊपर, मेरा सेल्स नीचे। ऐसे करके और भी फैक्टर्स आ सकते हैं कि भाई इन्फ्लेशन है, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं असेस करूंगा रिस्क को कि भाई मेरे को प्रोबेबिलिटी एंड सेवेरिटी देखना है यूजिंग टूल्स लाइक सिनेरियो एनालिसिस एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। थर्ड इज मिटिगेशन। देखो यहाँ पर क्या बनता है, IAMM, ठीक है ना, IAMM, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग। मिटिगेट कैसे करेंगे, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज देख सकते हो, एक्सपोजर को कम कर दो, हाई रिस्क एरियाज में एक्सपोजर को कम कर दो, कंट्रोल्स लगाओ प्रॉपर। जैसे हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय बोलता है कि वो आया है 9 बजे, बट वो आया है एक्चुअल में 11 बजे। अब जैसे अगर आप सेम ऑफिस में हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लेते हैं आपका दिल्ली बॉम्बे भी ऑफिस है, तो उस केस में क्या होगा, आप ये चीज समझो, उस केस में क्या होगा, आपको लगाना होगा सिस्टम, स्टैंप लगाना होगा कि भाई जब भी कोई एम्प्लॉय आ रहा है तो या तो कार्ड पंच करेगा या फिर अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा। तुम समझ रहे हैं। तो बेसिकली वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कंट्रोल्स लगाओ, आप इंश्योरेंस लो, या फिर आप हाई रिस्क एरियाज में एक्सपोजर को कम कर दो। जैसे मेरे जो भैया है वो हमेशा बोलते हैं, ही इज अ कॉस्ट प्रोफेसर, तो उनको कॉस्टिंग से बहुत ज्यादा वो रहता है, उनको बहुत ज्यादा लगाव रहता है कि मैं कॉस्टिंग एकदम हर चीज का सही रखूं। भैया बोलते हैं जब बैंक में पैसा हो तब काम करो वरना काम मत करो। तो बेसिकली अगर हाई रिस्क एरियाज, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे को हैदराबाद का सेंटर खोलना है, तो बेसिकली सबसे पहले तो ये देखना होगा ना कि उसमें क्या क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस आएंगे। अगर हाई रिस्क एरिया है तो मैं उसमें भी डील ना करूं, तो अपना एक्सपोजर को कम कर लो, ठीक है। रिस्क मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, आप ट्रैक करो इंसिडेंट्स को, आप की रिस्क इंडिकेटर्स को यूज करो एंड लूप बैक फॉर इंप्रूवमेंट्स। इसका मतलब क्या है, आपके जो जो इंसिडेंट्स हो गए हैं आप पहले तो उनको ट्रैक करोगे, आप देखोगे कि भाई इसमें क्या सही हुआ, इसमें क्या गलत हुआ, ठीक है। आप की रिस्क इंडिकेटर्स को यूज करोगे। की रिस्क इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है कि भाई आप देखोगे कि भाई क्या क्या ऐसे इंडिकेटर्स है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है आपके कंपनी के सर्वाइवल के लिए, आपके कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप लूप बैक करोगे, मतलब बेसिकली आप बोलोगे कि भाई देखो अब की बार हमारा ये गलती हुआ है ना, प्रोसेस में, पीपल में, सिस्टम्स में, एक्सटर्नल इवेंट्स में, अगला बार ये सब गलती नहीं होना चाहिए। तो लूप बैक इसको बोलते हैं। सो बेसिकली IAMM इज द एक्रोनिम जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, बेसिकली इसके बाद आएगा मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। देखो मैं अभी भूल रहा हूं, तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है ना। और ये BCBS का फुल फॉर्म होता है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। सो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने ये अपने को बताया जो अपने को याद रखना होगा, ठीक है।
उसके बाद में बेसिल 2 ने ऑपरेशनल रिस्क के क्या क्या कैटेगरीज बताए हैं। देखो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनल फ्रॉड। इंटरनल फ्रॉड, सो इंटरनल फ्रॉड मतलब क्या होता है? इंटरनल फ्रॉड मतलब क्या होता है? रोग ट्रेडिंग, एम्प्लॉय थेफ्ट, ठीक है ना। ये अंदरूनी, आपको समझना होगा कि फ्रॉड कैसा है, अंदरूनी है कि बाहर का है। जैसे एक्सटर्नल फ्रॉड में क्या है, कोई आपका सिस्टम हैक कर लिया, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड कर दिया। इंटरनल का फ्रीक्वेंसी लो कब होगा? जब आपके कंट्रोल्स अच्छे होंगे, जब आपके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे। एंड इसका सेवेरिटी भी लो है, मतलब कि भाई अंदर का एम्प्लॉय कितना ही बड़ा घपला कर लेगा, ठीक है ना, बट लोग करते ही है, बड़ा बड़ा घपला भी करते ही है, तो इसका फ्रीक्वेंसी भी लो है और सेवेरिटी भी लो है। बाहर से फ्रीक्वेंसी हाई, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार होगा, एंड सेवेरिटी मतलब जब भी होगा तो कितना कितना हाई उसका इंपैक्ट रहेगा, समझ रहे हैं? तो एक हो गया फ्रीक्वेंसी और एक हो गया सेवेरिटी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कितना बार होगा, और सेवेरिटी का मतलब है कि भाई जब होगा तो कितना इंटेंसिटी से होगा। जैसे समझो, अगर तुम गाड़ी में सीट बेल्ट लगाता है या फिर तुम सीट बेल्ट नहीं लगाता है, अगर तुम गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हो तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे को जो चोट लगेगा कम लगेगा। फ्लाइट में बोलता है ना, कुर्सी की पेटी बांध ले, कुर्सी की पेटी बांध ले, तो कुर्सी की पेटी बांधने से क्या होगा, फ्लाइट मान लो अचानक से ऐसे ड्रॉप हुआ तो उस केस में तुमको लगेगा नहीं, तुम्हारा माथा नहीं भिड़ेगा, समझ रहे बात को? एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस ऑन वर्क प्लेस सेफ्टी, EPWS, ठीक है। सो टर्मिनेशन इश्यूज हो गए, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये मॉडरेट है एंड इसका सेवेरिटी है लो, ठीक है ना। क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, CPBP। अब इसका देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये वाला फैक्टर हो गया। ये वाला फैक्टर क्यों हो गया? बिकॉज इसका फ्रीक्वेंसी है हाई और इसका सेवेरिटी है बहुत हाई। आपने किसी को कोई प्रोडक्ट मिससेल कर दिया है या फिर कोई रेगुलेटरी फाइन आपको लग गया है, सो क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस इज द मोस्ट सेंसिटिव। देखो इसमें दोनों में हाई है। अगेन उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, दिस इज EDPM, एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, समझ रहे हैं? सो इसमें आपका आ जाएगा जैसे क्लरिकल एरर्स आ जाएगा, पुअर डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, ठीक है ना। सो इस केस में देखो दोनों में हाई है, दोनों में हाई है इस केस में, ठीक है ना। उसके बाद में डैमेज टू फिजिकल एसेट्स, नेचुरल डिजास्टर हो गया, नेग्लिजेंस आपने किया। डैमेज टू फिजिकल एसेट मतलब एसी चलता हुआ छोड़ दिया, समझ रहे हैं? या फिर मान लो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है जिसको रिपेयर चाहिए था बट आपने टाइम पे रिपेयर नहीं किया, वो पूरा ही बैठ गया है, ठीक है ना। सो ये लो लो लिखा है यहाँ पर। बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर, देखो आपसे पूछेगा कि क्या क्या कैटेगरी है, इसमें MCQ आएगा, आपको बोलेगा कि क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है उसका फ्रीक्वेंसी हाई है, लो है, मीडियम है, कि इनमें से कोई भी है, मैंने वैसे करके आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जो देख के समझ में आ रहा है, बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर जो होता है, बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर जो होता है, IT आउटेज हो गया, ठीक है ना, आपका IT आउटेज हो गया और साइबर इश्यूज हो गए, तो इन दोनों ही केस में आपका लो लो लिखा है, तो ये आपको पूरा एकदम बढ़िया से लर्न करना होगा। देखो हमारा मेन मोटिव ये जो PPT बनाने का, इससे क्या है कि आपका जो काम है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली इसमें सारे इंपॉर्टेंट हमने चीजें डाल रखी है कि भाई सबसे पहले आपको ये PPTs को अच्छे से स्टडी करना है और हमारा जो LMS में जो Q&A दिया है वो आपको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा, ये हमारा इससे मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ओके, सो क्या क्या कैटेगरीज हो गया, इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल फ्रॉड, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस ऑन वर्कप्लेस सेफ्टी, क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, डैमेज टू फिजिकल एसेट्स, बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर, एंड एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद रिस्क टाइप्स क्या क्या है, ORM फ्रेमवर्क में क्या क्या, देखो ऑपरेशनल रिस्क में कौन कौन सा रिस्क आता है ये भी अपने को स्टडी करना होगा कि भाई कौन कौन सा जो रिस्क है वो ऑपरेशनल रिस्क में आता है, ठीक है ना। जैसे लीगल रिस्क हो गया, वो आपसे बोलेगा लीगल रिस्क, जैसे लॉसेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज, ठीक है ना, लॉसेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज हुए हैं तो बताओ कि ये कौन सा कैटेगरी ऑफ रिस्क में आएगा, तो तुम उस समय कंफ्यूज हो जाएगा, तो तुमको ये बोलना होगा नहीं भाई ये ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आता है। लीगल रिस्क हो गया, कंप्लायंस रिस्क, रेगुलेटरी ब्रीच हुआ, ऑफन टाइड अप टू CPBP, CPBP मतलब क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। रेपुटेशनल रिस्क हो गया, आपका ब्रांड डैमेज हो गया फ्रॉम सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल इवेंट, आपका काम स्लो चल रहा है, जैसे होता है ना भाई आप कोई ब्रांड को रिव्यू देते हो, आपको उन्होंने डिलीवरी डेट दिया 15 तारीख का बट आया आपका अगला महीना का 15 तारीख को, तो आप क्या बोलोगे भाई फालतू है। सो ऑपरेशनल रिस्क के अंदर ही तो आता है। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, कैन अराइज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रिस्क, लॉसेस फ्रॉम बैड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और पुअर इंप्लीमेंटेशन, मैंने सेंटर तो खोल लिया हैदराबाद में बट वहां के स्टाफ एकदम पूरा, अब जैसे हम लोग का दिल्ली सेंटर में क्या हो रहा है, दिल्ली सेंटर का जो स्टाफ है वो उतना एफिशिएंट नहीं है,
ठीक है ना। तो हम लोग ने तुरंत एक्शन लिया, हमने कैलकाटा से 2 स्टाफ तुरंत भेजा, क्योंकि बच्चा वो सब चीज नहीं समझेगा। तुम्हारा जो कस्टमर है वो ये सब चीज नहीं समझेगा बिजनेस का, कि भाई तुम्हारे अंदर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, टॉप मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, एम्प्लॉय लेवल पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है। वो तो सिर्फ अपना सर्विस का पैसा दे रहा है। आज देवांश दिल्ली से, देवांश पैसा दिया है, देवांश पैसा दिया, इसका ये मतलब है देवांश को सारा सर्विस अप टू डेट चाहिए। देवांश हैज पेड थ्रू वेबसाइट, देवांश को तुरंत हमने की दिया, एक्सेस दिया, एलएमएस का एक्सेस दिया। देवांश डज नॉट वांट टू हियर फ्रॉम मी, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। हो सकता है मेरा देवांश का अच्छा रिलेशन हो, उससे टिक जाए, बट हर जन का अच्छा रिलेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। आप तो मार्केट में आप तो पैसा ले रहे हो सर्विस का, ठीक है ना। So that is why it's very important. Losses from bad strategic decisions और poor implementation typically tied to senior management decisions. ठीक है। उसके बाद में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा, इडियोसिंक्रेटिक होगा, हैवी टेल्ड होगा, इंटरकनेक्टेड होगा और डायनामिक होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ऑपरेशनल रिस्क का, ये स्टडी करना है। हेट्रोजीनियस मतलब वाइड वैरायटी इन टाइप, सोर्स, साइज ऑफ लॉसेस, टाइपोज वर्सेस लार्ज ट्रेडिंग एरर्स। एक छोटा सा टाइपो हो गया वो भी ऑपरेशनल रिस्क है, और बहुत बड़ा आपने ट्रेडिंग एरर कर दिया, ठीक है ना। तुम्हारे मालिक ने बोला सेल, तुमने एस की जगह बी दबा दिया, ठीक है। तो वो चीज है। इडियोसिंक्रेटिक मतलब कैन नॉट बी सेंट्रलाइज्ड और फुल्ली हेज्ड। इडियोसिंक्रेटिक रिस्क का मतलब बीटा इज इडियोसिंक्रेटिक रिस्क, मतलब ऐसा रिस्क जो बेसिकली फुल्ली डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, उसमें कुछ कुछ रह जाता है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हैवी टेल्ड मतलब फ्रीक्वेंट स्मॉल लॉसेस बट रेयर एक्सट्रीम लॉसेस, साइबर अटैक्स एंड रोक ट्रेडिंग। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय पूरा कंपनी को ले डूबता है, मैंने देखा है ना भाई। फॉर एग्जांपल समझो तुमने बिजनेस में डिसीजन ले रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, बट धीरे धीरे तुमने ऐसा डिसीजन लिया जो तुम्हारा ब्रांड इमेज को ऐसा हिट किया कि अब तुम्हारे पास सबका मन उठ गया तुम्हारे ऊपर से। तुम चीज समझ रहे हैं ना। आज जैसे मान लो कोई, मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर चालू किया था, ठीक है। ऑपरेशनल लिस्ट क्या होता है समझो, लेकिन हमने क्लियरली इसमें बोल दिया था कि भाई हम लोग इसका एक्सटेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, बच्चे लोग अब झूठ बोलने लगे कि भाई नहीं आप तो बोले थे सर कि आप एक्सटेंड करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ था। तो बेसिकली इन द मेन टाइम क्या हुआ, हमने उसको विड्रॉ कर लिया क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, बट हमने अपना ब्रांड इमेज नहीं खराब होने दिया। हमने बोला कि ठीक है बैलेंस फीस पे करो, आप एक्सटेंशन का फीस पे करो और आप उसको फुल कोर्स में कन्वर्ट करा लो। फिर भी बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं नहीं हम 15 दिन के लिए इतना रुपए नहीं देंगे, हमने उन सबका कर दिया। ब्रांड इमेज सबसे बड़ा होता है, कंपनी कभी अपना कोई भी चीज के लिए ब्रांड इमेज को लूज नहीं कर सकता है। सो बेसिकली इंटरकनेक्टेड मतलब ऑपरेशनल लॉसेस ऑफन लिंक टू मार्केट और क्रेडिट रिस्क, बाउंड्री इवेंट्स मतलब बहुत बार क्या होता है मार्केट प्लस ऑपरेशनल हो जाता है, फिर क्रेडिट प्लस ऑपरेशनल हो जाता है, ठीक है। डायनेमिक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग होता है, न्यू टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करना होगा, प्रैक्टिसेस आपको अडॉप्ट करने होंगे। राइज इन साइबर फ्रॉड ड्यू टू डिजिटल बैंकिंग, ठीक है ना। सो बेसिकली यहां पर आपका क्या आ रहा है, HITID। बेसिकली यहां पर आपका एक्रोनिम क्या बोल रहा है, HITID, हिटेड, ठीक है ना, हिटेड बन रहा है यहां पर, ठीक है। हेट्रोजीनियस, इडियोसिंक्रेटिक, हैवी टेल्ड, इंटरकनेक्टेड एंड डायनामिक, ये 5 फैक्टर आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके यहां तक सबको ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल रेसिलियंस फ्रेमवर्क, ऑपरेशनल रेसिलियंस फ्रेमवर्क। सो बेसिकली ऑपरेशनल रेसिलियंस फ्रेमवर्क क्या है समझ लेना, द एबिलिटी टू एंटिसिपेट, विथस्टैंड, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम बिजनेस डिसरप्शंस। रेसिलियंस का मतलब क्या होता है, जैसे घर में क्या होता है बहुत बार तुम्हारा पेशेंस चेक होता है, जैसे मेरे घर पे क्या होता है, इट्स अ जॉइंट फैमिली, तो कभी कभी हम लोग का आपस में भाई बहन का झगड़ा हो जाता है, तो एक दूसरे का पेशेंस टेस्ट करने के लिए ना हम लोग कुछ भी बोलते हैं सामने वालों को इरिटेट करने के लिए। रेसिलियंस मतलब आप कितना एंटिसिपेट कर सकते हो कि अब ये क्या बोलेगा, आप कितना अपने अंदर में वो कर सकते हो कि भाई विथस्टैंड कर सकते हो। रिस्पॉन्ड टू, ऐसा रिस्पॉन्स देना है कि सामने वालों को समझ में आ जाए सामने वाला क्या गलत कर रहा है। एंड रिकवर, समझ रहे हैं ना, मेंटल हेल्थ भी तो इंपॉर्टेंट है ना, मैं अपने घर का एक झगड़ा से रिलेट कर रहा हूँ इस चीज को। द एबिलिटी टू एंटिसिपेट, विथस्टैंड, रिस्पॉन्ड टू, रिकवर फ्रॉम बिजनेस डिसरप्शंस। क्या बोल रहा हूं वापस से सुनना, बोलता है द एबिलिटी टू एंटिसिपेट, विथस्टैंड, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम बिजनेस डिसरप्शंस। समझ गया ना। तो की एलिमेंट्स क्या क्या है ध्यान से देखो। बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कीप ऑपरेशंस रनिंग ड्यूरिंग डिसरप्शंस। क्या बोलता है, डिसरप्शन होंगे बट ऑपरेशंस को रनिंग रखो, ठीक है। की सर्विसेज, फोकस ऑन द मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेसेस। देखो आपको ये समझना होगा, हमारा आज के दिन पे एक्चुएटर्स जो इतना नाम किया क्या है, हम लोग अपना बच्चा लोग से अच्छा रिलेशन बना के चलता है कि भाई कभी कुछ 19-20 हो गया ना तो बच्चा लोग बोलेगा नहीं भैया ठीक है, भैया का भरोसा है, भैया करा देंगे।
ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा चीज है और ट्रस्ट को मैंने कभी टूटने नहीं दिया है। तो बेसिकली की सर्विसेज, मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस, इम्पैक्ट टॉलरेंस, डिफाइन एक्सेप्टेबल रिकवरी टाइम, ठीक है ना। रिकवरी टाइम कितना लगेगा, बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे तुम लोग अभी नवंबर के लिए पैसा दिया है, ठीक है, लेकिन तुम लोग को मालूम है कि 2 चीज अच्छे से रिकॉर्डेड है, बाकी सब वापस से रिकॉर्ड होगा, भैया वापस से कराएंगे। तो तुम लोग को तो ये बताना पड़ेगा ना मेरे को कि भाई हम लोग कब से, जैसे देखो अभी जैसे अगस्त चालू हो गया ना, तो हम इसलिए अभी चालू कर दिए, मेरे को मालूम है अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना मेरे पास में, हम एकदम पूरा आराम से तुम लोग को पढ़ा देगा। तुम चीज समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। सो बेसिकली क्या बोलता है, इम्पैक्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है, डिफाइन एक्सेप्टेबल रिकवरी टाइम, ठीक है, डिसरप्शन रेस्पॉन्स, क्लियर कम्युनिकेशन एंड एक्शन प्लान्स। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा सामने वालों को। देखो कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है ना भाई, जीवन में एक चीज याद रखना, तुम सामने वाला को कैसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रादर देन क्या कम्युनिकेट करता है। हम तुमको बोलते हैं ना, देखते हैं करा देंगे, तुम लोग बोलेगा व्हाट इज दिस लैंग्वेज, आपको हम पैसा दिया है भैया, आप कैसे बोल सकते हैं चीज, पैसा लेने के बाद आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, दिखते करा देंगे। ऐसे बोलो, हाँ अभी मैं बिजी जा रहा हूं, बट तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है ना, मतलब मैं पक्का से करा दूंगा आपको, एकदम टेंशन, तुम 2 दोस्त को और लेके आएगा, बोलेगा देखो भैया इतना अच्छे से बोले ना, भैया करा देंगे। तो क्या बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे बोल रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ही तो सीखना है हम लोग को जीवन में, कि सामने वालों को क्या कम्युनिकेट करना है। समझ में आ रहा है, घर पे भी इस चीज को अपनाओ कि तुम क्या कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वालों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्शन प्लान, फीडबैक, लर्न फ्रॉम पास्ट इवेंट्स टू इंप्रूव रेसिलियंस। लर्न फ्रॉम पास्ट इवेंट्स टू इंप्रूव रेसिलियंस, इसका मतलब क्या है कि भाई आपको पास्ट को पूरा प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा। लर्न फ्रॉम पास्ट इवेंट्स टू इंप्रूव रेसिलियंस, पास्ट इवेंट से आपको सीखना है और आपको अपना रेसिलियंस को डेवलप करना है। अब जैसे देखो हमको मालूम है कि भाई सिलेबस कब तक खत्म कराना है, एग्जाम के 1 महीना पहले हमको अच्छे से सिलेबस कराना है, तो पास्ट इवेंट से हमको एकदम पूरा अच्छे से सीखना है और अपना रेसिलियंस को मेरे को बढ़ाना है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद BCBS 2021, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशनल रेसिलियंस। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशनल रेसिलियंस क्या क्या है, देखो यहां पर है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशनल रेसिलियंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क अलग है, रिस्क टाइप्स अलग है, और ये हम लोग पढ़े थे बेसिल 2 का ऑपरेशनल रिस्क कैटेगरीज, ये अलग है। समझ गया ना, तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, सब चीज पढ़ने का चक्कर में क्या होता है हम लोग को जो पढ़ना है वो भी हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे तुमको यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशनल रेसिलियंस, तुम बोले हैं ये क्या बोल दिया भाई, तो तुमको समझ रहे, तुमको बार बार इस चीज को स्टडी करना होगा, तब जाके तुम एग्जाम में वो चीज को अच्छे से कर पाएगा, ठीक है ना। FRM लेवल 2 में सबसे बड़ा तुमको जो प्रॉब्लम फेस होगा कि ना, तुमको सबका लगेगा भाई इसका तो ये आंसर होना चाहिए, इसका ये भी होना चाहिए, इसका ये भी होना चाहिए, इसका भी, तुमको चारों ऑप्शन में यही नहीं समझ में आएगा डिफरेंशिएट कैसे करे। तुम डिफरेंशिएट तभी कर पाएगा जब तुम कंटेंट को जितना बार पढ़ सकते हो उतना बार पढ़ो। अभी जैसे मैं ये एक बार करा दे रहा हूँ, इसके बाद फाइजर भी दिया हुआ है, गार्ब भी दिया हुआ है, उसको पूरा अच्छे से स्टडी करो और सारा MCQ सॉल्व करो, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। MCQ जितना सॉल्व करेगा ना उतना तुम्हारा दिमाग खुलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशनल रेसिलियंस में क्या क्या बोलता है, सबसे पहले आपका आता है गवर्नेंस, फिर आता है ORM विच इज ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, मैपिंग इंटरकनेक्शंस, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, कि भाई आप कितना थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, आपका ऑपरेशनल रिस्क के लिए क्या मैनेजमेंट है, ठीक है ना। आज के दिन पे हम लोग सारा पैसा बैंक पे लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर एम्प्लॉय के हाथ में कैश छोड़ेंगे एम्बेजल हो गया तो, समझ रहा है, हम लोग का सारा मेल से डायरेक्ट जाता है, क्यों, क्योंकि कोई एम्प्लॉय अगर मान लो 5 टोकी चोरी करके किसी और को दे दिया तो 2,000 रुपए में, समझ गया। हम लोग का वीडियो खाली हम लोग जहां बैठते हैं वहां मैनेज होता है, क्यों, क्योंकि अगर कोई हम लोग का वीडियो लीक कर दिया तो, समझ रहे हैं। गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब आप कैसे गवर्न करते हो, मतलब गवर्नेंस का मतलब होता है कि भाई आपके बिजनेस पे कैसा कैसा टाइप का गवर्नेंस। आज के हम लोग दिल्ली बॉम्बे जाते रहते हैं, हर महीना मेरा एक ट्रिप दिल्ली एक ट्रिप बॉम्बे का, क्यों है, क्योंकि हम लोग जाते हैं, हम लोग चेक करते हैं, अच्छा ठीक है कैमराज ठीक है, सेंटर का क्लीनिंग ठीक है, बेसिक नेसेसिटी ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फैकल्टी लोग पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज द काइंड ऑफ मॉनिटरिंग दैट वी आर डूइंग, समझ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैपिंग इंटरकनेक्शंस, मैपिंग इंटरकनेक्शंस मतलब जो आपस में जो लिंकेजेस है, जैसे ऑपरेशनल का मार्केट के साथ में, क्रेडिट के साथ में, तो वो बेसिकली अपने को मैप करना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंसिडेंट मैनेजमेंट, जो इंसिडेंट जो होता है, जैसे मान लो कोई भी चीज, तो उसका आपको मैनेजमेंट करना होगा, आपको पास्ट इंसिडेंट्स देखने होंगे, उससे आपको सीखना होगा, एंड फीडबैक लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ICT एंड साइबर सिक्योरिटी रेसिलियंस, ठीक है ना।
आईसीटी एंड साइबर सिक्योरिटी मतलब ये सारा आईटी रिलेटेड चीज जो भी है, आपको ऐसा सिस्टम्स डेवलप करना होगा, ऐसा प्रोसेस डेवलप करना होगा जो बेसिकली मतलब आप ये समझो कि जितना अच्छा आपका टेक होगा, आज के दिन पे बिजनेस, कौन सा बिजनेस नहीं चल रहा है जिसमें टेक नहीं है? मैनुअल आज के दिन पे जो काम कर रहा है मतलब वो धीरे धीरे पूरा आउटडेट हो जाएगा। जो आदमी आज के दिन पे टेक को नहीं अपना रहा है वो आउटडेट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है। तो आईसीटी एंड साइबर सिक्योरिटी रेसिलियंस, ठीक है ना? एक बार इसको रीड कर लेना। रीड करो एक बार इसको। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। दिस इज आईसीटी। ठीक है, अगेन देखो मैंने यहां पर वापस से दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, हेट्रोजीनियस। ठीक है, सो हेट्रोजीनियस में आपको कैटेगराइज करना होगा चीजों को बढ़िया से, कि आप प्रॉपरली कैटेगराइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है इडियोसिंक्रेटिक, सम रिस्क ऑलवेज रिमेन्स, रिस्क तो बच ही जाएगा। हैवी टेल्ड का मतलब हो जाएगा हार्ड टू मॉडल, मतलब अब जैसे मान लो अब मैं बोलता हूं कि भाई टी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो टी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा बनेगा, फैट टेल्स है। या फिर मैं बोलता हूँ काई स्क्वायर है, जो भी है, पॉजिटिव है, नेगेटिवली स्क्यूड है। या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई नेगेटिवली स्क्यूड है, तो आपको तो टेल तो बताना होगा ना भाई कितना। सो बेसिकली हार्ड टू मॉडल इसलिए बोल रहा है क्योंकि बोलता है वेरी लार्ज लॉसेस भी हो सकते हैं, तो कितना लॉस हो सकता है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मॉडल। ठीक है ना? इंटरकनेक्टेड, देखो जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ना कोई भी चीज को, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे को मालूम है भाई, बेल शेप्ड कर्व है, बहुत इजीली सारा चीज हो जाता है, ट्रैक्टेबल है, इजी टू यूज है। बट यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है ना कि आपको ये समझना होगा कि हैवी टेल्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मॉडल। जैसे जैसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के यू गो टू लॉग नॉर्मल और मे बी काई स्क्वायर और एनी काइंड ऑफ नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेगेटिव कुछ भी आप जाते हो ना, दैट इज नॉट ट्रैक्टेबल, तो वहां आपको प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। ठीक है ना? सो दिस इज द थिंग। इंटरकनेक्टेड के लिए क्या बोलता है, अ सिंगल फेलियर कैन कैस्केड इनटू मल्टीपल एरियाज। ठीक है ना? एक से चालू हुआ और वो रिपल इफेक्ट करके पूरा आपका बिजनेस ही खत्म हो गया। ठीक है, होता ही ऐसा। डायनेमिक, evolves with tech, regulation and operations, cyber risks, work from home threats, requires ongoing adaptation। क्या बोलता है, requires ongoing adaptation। so dynamic का मतलब क्या होता है, evolves with tech, regulation and operations। ठीक है ना? so ongoing adaptation आपको चाहिए ही होता है। challenges in managing operational risk क्या क्या होता है, categorization difficult होता है, categorization is hard due to heterogeneity, रेसिडुअल रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट इवन आफ्टर मिटिगेशन, क्योंकि इडियोसिंक्रेटिक होता है। इडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या होता है, रिस्क रह जाता है। ठीक है ना? एक्सट्रीम लॉसेस आर रेयर बट डिवास्टेटिंग एंड हार्ड टू प्रेडिक्ट, हेवी टेल्स। ठीक है, रिस्क ऑफ एन ओवरलैप, जो इंटरकनेक्टेडनेस वाला जो पॉइंट है, कंपाउंडिंग देयर इफेक्ट, इंटरकनेक्टेड। कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन मतलब आपको धीरे धीरे करके अपना हर दिन कुछ, आज जैसे बिजनेस जो हम लोग करते हैं, हर दिन हम लोग को कुछ नया करना होता है, हर दिन हम लोग को कुछ नया करना होता है। सो दैट इज द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन दे आर टॉकिंग अबाउट एंड मेक्स मॉडलिंग डिफिकल्ट। सो बेसिकली डायनामिक नेचर के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, सो क्या क्या है देखो, ऑपरेशनल रेसिलियंस के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, क्या क्या बोलता है ऑपरेशनल रेसिलियंस के बारे में देखो बार बार यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है ना? बोलता है ऑपरेशनल रेसिलियंस इज अबाउट एंटिसिपेटिंग, एब्सॉर्बिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम डिसरप्शंस। ठीक है ना? की एलिमेंट्स क्या क्या है, बिजनेस कंटिन्यूटी आपको मेंटेन रखना है खराब से खराब सिचुएशन में, मिनिमाइज डिसरप्शन टू एसेंशियल सर्विसेज, एकदम एसेंशियल सर्विसेज पे फोकस कीजिए उस समय बहुत ज्यादा। अभी जैसे मेरे संग लास्ट ईयर हुआ था, मेरे को ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने 10-15 लोग को हायर कर लिया, लेकिन मेरे को लगा काम इजी हो जाएगा, लेकिन क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो गया, मैंने सबको हटा दिया, फिर मैंने वापस से पूरा टीम बनाया। तो बहुत बार होता है आप एसेंशियल सर्विसेज पे फोकस करेंगे, आपका बिजनेस चलते रहेगा, हमेशा जरूरी नहीं कि आप एक्सपेंशन करते रहेंगे, नहीं होता है पॉसिबल। की सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन, नो विच सर्विसेज मस्ट ऑपरेट कंटिन्यूअसली। ठीक है, इम्पैक्ट टॉलरेंस लेवल्स, इम्पैक्ट टॉलरेंस लेवल्स मतलब
आपको बेसिकली आपको बिजनेस कंटिन्यूड रखना है, आपको की सर्विसेज को आइडेंटिफाई करके उनको हमेशा चला के रखना है। अब जैसे समझो ना, मैं बोलता हूँ मैं लेवल 2 का 10 बैच चलाऊंगा, लेवल 1 का एक भी बैच नहीं चलाऊंगा, तो ये तो पागल वाला चीज हो गया ना। इम्पैक्ट टॉलरेंस लेवल्स डिफाइन एक्सेप्टेबल आउटेज और डिले ड्यूरेशंस, कि भाई आप कितना तक बर्दाश्त कर सकता है आपका बिजनेस, कितना तक बर्दाश्त कर सकता है आपका बिजनेस। Amazon का वेबसाइट अगर 2 सेकंड बाद खुलता है तो हो सकता है लोगों को करोड़ों का नुकसान होता हो। So the kind of server that they're putting, the kind of security measures that they're taking, just think about that. Okay. Disruption response, effective communication and incident response plans, मतलब आप कितना effectively अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करते हो चीजों को, एंड आपके पास में क्या क्या रिस्पॉन्स प्लान्स है ये आपको देखना होगा, क्या क्या इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान्स आपके पास में है। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, आपको इंसिडेंट से सीखना है और आपको रेसिलियंस इंप्रूव करना है ओवर टाइम। फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है कि भाई आप इंसिडेंट से सीखो और अपना रेसिलियंस को इंप्रूव करो ओवर टाइम, ठीक है ना। सो बेसिकली एंटिसिपेटिंग, एब्जॉर्बिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम डिसरप्शंस। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ रहा है आपका, आ रहा है बिजनेस कंटिन्यूटी का पॉइंट आ रहा है, की सर्विसेज का आइडेंटिफिकेशन आ रहा है, टॉलरेंस लेवल्स आ रहा है, डिसरप्शन का रिस्पॉन्स आ रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म आ रहा है। समझ में आ रहा है ये सब चीजें आपको, ठीक है ना। इसके बाद में दे टॉकिंग अबाउट रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस, ग्लोबल व्यू। सो रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस जो है क्या बोल रहा है, ग्लोबल रेगुलेटरी अप्रोचेस टू रेसिलियंस। जैसे यूनाइटेड किंगडम का क्या है, एम्फोसिस ऑन आईटी कंटिन्यूटी स्पेशली पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम रिस्क, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है, ओआरएम फ्रेमवर्क्स मस्ट रिजल्ट इन ऑपरेशनल रेसिलियंस। यूरोपियन यूनियन का क्या है, यूनिफॉर्म रूल्स फॉर आईटी डिजिटल रिस्क रेसिलियंस इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या बोलता है। और सिंगापुर का क्या है, स्पेशल फोकस ऑन रिमोट वर्क चैलेंजेस। सो बेसिकली सबका देखो ना, पोस्ट कोविड ये जो वर्क फ्रॉम होम का है सबका मोस्टली वही है। यूनाइटेड किंगडम का क्या है, आईटी कंटिन्यूटी रहना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है, ओआरएम फ्रेमवर्क्स मस्ट रिजल्ट इन ऑपरेशनल रेसिलियंस। मैंने आप जो भी फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हो उससे क्या मेन फोकस आपका ऑपरेशनल रेसिलियंस है, कि आपका बिजनेस कितना विथस्टैंड कर सकता है, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना सोक इन कर सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन अगेन यूनिफॉर्म रूल्स बनाना है आपको आईटी के लिए, डिजिटल रिस्क रेसिलियंस के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड सिंगापुर बोलता है स्पेशल फोकस ऑन रिमोट वर्क चैलेंजेस, ठीक है ना, जैसे फ्रॉड, लीगल, आईटी, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। 7 प्रिंसिपल्स क्या क्या है ये हमने पढ़ चुका, बट वापस से देख लीजिए। मैं बार बार यही सब पॉइंट डाल रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें वही सब डाला है, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि भाई मतलब आप ये सब चीजों को तो एकदम पूरे अच्छे से कर ही रहे हो, ठीक है। 7 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या क्या बोलता है, गवर्नेंस, ठीक है ना, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड टेस्टिंग, मैपिंग इंटरकनेक्शंस एंड इंटरडिपेंडेंसीज, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस रेसिलियंस, ठीक है ना, इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी। इससे क्या होगा, एम टू एंश्योर फर्म्स कैन मेंटेन की सर्विसेज अंडर स्ट्रेस ऑल्सो, यानी स्ट्रेस में भी आप ये सब बेसिक जो की सर्विसेज है वो अपना हमेशा मेंटेन कर पाओगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज देख लो, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। नाउ आई ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चंस। अब बताओ आप लोग को जो भी मैंने पढ़ाया उसमें क्या क्या डाउट्स है। यस देवांश। सर इसमें बिल्कुल चैप्टर के एंड में जो आपने प्रिंसिपल्स वाला करवाया ना, उसमें इन्होंने 3 छोटे छोटे पैराग्राफ में दिखाया हुआ है कि यूएस गाइडेंस के रिलेटेड कौन से प्रिंसिपल्स हैं एंड यूके के रिलेटेड कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो ओके, आई विल जस्ट ओपन द स्वाइजर, डोंट वरी, आई विल जस्ट चेक। या ओके, जस्ट या हाँ बोलो बेटा। सर इसमें ये वाला ना विद प्रिंसिपल्स 1 and 2। यस सर। हाँ, दिस यू नीड टू स्टडी, मैं बस को मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ना। विद प्रिंसिपल्स 1 and 2 द अंडरलाइंग premise is that bank account for operational resilience in the wider context of overall risk management within the firm using their current governance system as a starting point। और फिर यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि business continuity plans must be in use, third party dependencies must be controlled and ICT must be developed to maximize its resiliency। Those points are covered in principles 3, 5 and 7, ठीक है ना। और आपका सिमिलर टू यूके गाइडेंस प्रिंसिपल 4 and 6 को इन्होंने रिलेट किया है, ठीक है ना। प्रिंसिपल बीइंग अवेयर ऑफ ऑल इंटरकनेक्शंस एंड इंटरडिपेंडेंसीज एज वेल एज हैविंग एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस to manage incidents, response and recovery are necessary to ensure the continuous provision of key services. Continuous provision of key services is the key point without unacceptable disruptions. Those points are covered in principles 4 and 6, ठीक है ना।
तो बेसिकली प्रिंसिपल्स 1 and 2, 4 and 6 and 3, 5 and 7, 3 पॉइंट्स ये आपको एकदम पूरा अच्छे से स्टडी कर लेना है। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली इन योर पेज नंबर, ओके, सो बेसिकली दिस इज मैंने इसी चैप्टर में है, ठीक है ना, आप देख लेना। यस इट्स इन सर। बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यहाँ पर आपको ये मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं एग्जाम में, ये मैं बताने ही वाला था वैसे। ओके, या और यस बोलो सर। बेटा। सर देखो इसमें जैसे और यहाँ नहीं पर है। मैंने सब शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जैसा भी सब थोड़ा पढ़ लेना एक बार। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, वैसे शॉर्ट फॉर्म वो लोग कभी ऐसा पूछते नहीं है, ठीक है ना। आपको ऐसा कुछ नहीं कि शॉर्ट फॉर्म आपको सबका स्टडी करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। डिजिटल ऑपरेशनल रेसिलियंस एक्ट, डोरा, ऐसे पूछ सकते हैं कि डोरा कहाँ का है, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, तो ठीक है ना। थोड़ा केस स्टडीज पे ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे केस स्टडीज वो लोग बहुत पूछते हैं एग्जाम में, केस स्टडीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो केस स्टडीज पे आप ज्यादा करके फोकस करेंगे तो एकदम सही रहेगा, ठीक है। और यस बोलो गरिमा, तुम बताओ। सर मेरा ऐसा तो भी कुछ नहीं ठीक, बिकॉज ओके। तो बेसिकली देखो, जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ा देता हूँ ना, आपको उसका स्लाइजर और गाप मटेरियल अच्छे से पढ़ लेना। एंड जैसे देखो मेन जो एमसीक्यू है, मेरे को लगता है ये यहाँ पर जो 3-4 एमसीक्यू जो दिए रहते हैं, जैसे 42.2, अब जैसे इसके ऊपर में भी आपके कुछ एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आपके कुछ एमसीक्यूज होंगे, तो आपको इसको स्टडी करना है एक बार, टाइम लगेगा आपको। जैसे मैं आपको एक रिवीजन फॉर्मेट में करा दूंगा ताकि अपना अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर जैसे आपका ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस वुड सिनेरियो एनालिसिस मोस्ट लाइकली बी यूज्ड, मैंने ट्राई वैसे ही किया कि मेरे इसमें सब कुछ हो। तो सिनेरियो एनालिसिस मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसमें था, मैंने पढ़ाया भी है। सो बेसिकली सिनेरियो एनालिसिस इज इन रिस्क असेसमेंट, आर यू गेटिंग इट। सो ये पीपीटी बहुत मेहनत से मैंने बनाया, तो इसका पूरा अच्छे से स्टडी कर लेना। और ये पूरा लेवल 2 में मैंने लेवल 1 में सब में बना दिया, तो आप इसको पूरा अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। सो यस, सो या दिस इज चैप्टर नंबर 1, ओके। Just give me one more, I'll just start the recording again.